तो हम चालू कर रहे हैं 15 दिन लॉ इन का डे नंबर 1। सो वी आर एट डे 1 और डे 1 का पहला टॉपिक है इंडियन रेगुलेटरी मेजर्स। इंडियन रेगुलेटरी मेजर्स के अंदर सबसे पहली बात आती है लॉ क्या है। तो लॉ is a set of obligation and duties imposed by government for securing welfare and providing justice to society। एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, एक सेट ऑफ ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है किस पर, हम सभी पर। क्यों? ताकि हमारा ही वेलफेयर हो सके और न्याय मिल सके। अगर आपको न्याय पाना है तो डेफिनेट सी बात है कि न्याय देने के लिए कुछ नियम होना चाहिए और वो नियम ही क्या कहलाते हैं? लॉ कहलाते हैं। तो इस बात के चांसेस कि आपसे ये पूछे कि व्हाट इज लॉ, मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड अगर मैं जाऊं तो इसके आने के चांसेस 2/10, इसके आने के चांसेस उतने नहीं। लेकिन सोर्स ऑफ लॉ के आने के चांसेस तो आप मान के चलिए 7/10। भारत में सोर्स ऑफ लॉ क्या है? तो सर सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत के संविधान को हम कहते हैं कि ये है हमारा सबसे पहला लॉ। तो सबसे पहला लॉ भारत का संविधान क्यों है कि भारत का संविधान ही तो आपको ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कानून बनाए। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना कैसे पाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने से पहले पावर तो चाहिए ना कानून बनाने की, और कानून बनाने की वो पावर देता है कौन? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ में सबसे पहले आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दी है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून बना सकते हैं। स्टेट लेवल किन विषयों पे कानून बना सकती है, किन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, वो अपनी जगह डिसाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, वो अपनी जगह डिसाइडेड है। नाउ इंपॉर्टेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कह दिया कि आप क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर कानून बनाना है तो विधानसभा में पास करना पड़ेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को करना है तो विधानसभा में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड लॉ जो है वो कहां से आएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली से। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लॉ कहां से आएंगे? पार्लियामेंट से। इसके अलावा कई बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, वो बोलता है कि हम लॉ का एक अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हालांकि लॉ के हिसाब से अगर देखें तो जजमेंट कुछ और होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लॉ की ये गलती है, हम इस लॉ की गलती को सुधार रहे हैं और ये जजमेंट दे रहे हैं। अब वो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो भी अपने आप में लॉ होता है। बाद में उसकी बेसिस पे लॉ चेंज किया जाता है। इसके अलावा कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड भी होते हैं। कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब हर धंधे का अपना नियम होता है और उस नियम के हिसाब से ही वो धंधा होता है। सराफे में धंधे करने के अपने नियम है, सब्जी मंडी में धंधा करने के अपने नियम है, अनाज मंडी में धंधा करने के अपने नियम है,
कोचिंग क्लास के बिजनेस के अपने नियम है कि भाई पहले फीस आती है फिर पढ़ाते हैं। कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि जब तक फीस नहीं आए तब तक मत पढ़ाओ, या जब तक पढ़ाओ पहले पूरा पढ़ाओ फिर फीस आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा लॉ में। लेकिन कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड भी अपने आप में क्या बना लेते हैं, नियम। तो कहने का मतलब यूं है भाई साहब कि पहली बात तो व्हाट इज लॉ आने के चांसेस बहुत कम, लेकिन सोर्सेस ऑफ लॉ वो जरूर आपसे पूछ सकते हैं। तो देयर आर 5 सोर्सेस। अब इन सोर्सेस ऑफ लॉ को अगर उसने पूछ लिया तो हम लिखेंगे कैसे, है ना? हाउ शुड वी राइट? तो पहले लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, उसके बारे में अपना जनरल नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू, मतलब आप वहां लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पास्ड इन 1950 एंड Constitution provides power to central government and state government to make law. दूसरा, whenever central government makes law, it has to be passed in both house of parliament. So whatever laws which have been passed by parliament and then signed by president, they become central act. Legislation from legislative assembly में आप क्या लिखोगे? Whenever state uh, passes any bill from legislative assembly, that becomes law for that particular state, which is signed by governor. Then judgment of court of law, apart from various act, sometimes honorable supreme court passes a judgment which may be beyond the language of law, so that also becomes law. And customs and usage of trade which are prevailing in India since long, they will also become what? Sources of law. तो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, चलिए। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ आने के चांसेस 3 on 10। सबसे पहले कैसे लॉ बनता है? तो सर सबसे पहले ड्राफ्टिंग ऑफ बिल होता है, फिर वो बिल लोकसभा पास करती है, फिर वो बिल राज्यसभा पास करती है, फिर वो बिल दोनों सभाओं से पास होने के बाद प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाता है, फिर वो बिल वो पब्लिकेशन हो जाता है कहाँ पर? ऑफिशियल गजट में। और ऑफिशियल गजट में जब वो पब्लिश होता है तो या तो अगर उस एक्ट में कोई डेट नहीं दी गई है तो पब्लिकेशन जिस दिन हुआ है ऑफिशियल गजेट में वही क्या हो जाएगी, डेट। और अगर ऑफिशियल गजेट में लिखा हुआ है कि ये वाला एक्ट इस दिन से पारित होगा, तो फिर जाकर के वो एक्ट उस दिन से पारित होता है। इज दैट क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, ऑफिशियल गजेट मतलब सरकारी समाचार पत्र। उस सरकारी राजपत्र में अगर लिख दिया कि कंपनीज एक्ट ये है और ये 13 सितंबर 2013 से लागू होगा, तो फिर वो 13 सितंबर 2013 से लागू होगा। और अगर उस गजट में ये नहीं लिखा है कि ये कब से लागू होगा, तो जिस दिन गजट छपा है ये उस दिन से लागू होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। देन टाइप्स ऑफ लॉ। कौन कौन से लॉज हैं जो एप्लीकेबल हैं? तो सर एप्लीकेबल लॉज जो हैं वो कौन कौन से हैं जो भारत में हैं? टाइप्स ऑफ लॉ अगर हम बात करें तो सर 4 तरीके के लॉ थे: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमने अपनी कॉपी में जो लिखा हुआ है वो डिटेल है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो एग्जाम हॉल तक जाने के लिए आपको दिया गया है। ये चार्ट्स आपके डेली रिवीजन के लिए नहीं है, ये चार्ट्स आपके एग्जाम हॉल रिवीजन के लिए हैं कि भाई एग्जाम हॉल के पहले, एग्जाम हॉल में मत रिवीजन कर लेना नहीं तो भारी हो जाओगे ना। टाइप्स ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सर क्रिमिनल लॉ जो है वो कनेक्टेड होता है विद द लॉ विच pertains टू प्रोटेक्ट क्राइम। Any law which is made to protect the crime is known as criminal law,
Criminal law in India is governed by Indian Penal Code यानी आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दैट इज कॉल्ड सीपीसी। एक होता है इंडियन पेनल कोड 1860 और एक होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। हालांकि इसकी डिटेल पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिटेल पीडीएफ नहीं होती हमारे यहाँ हमारी कॉपी बनती है बेटा, हमारे क्लास में हम कॉपी बनाते हैं, उस कॉपी के अंदर है, तो आप हमारी किसी भी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से आपको कॉपी ले ले तो आपको पता चल जाएगा। शायद आपको मालूम नहीं है, हमारी हैंडमेड कॉपी होती है, खुद के हाथ से बनी हुई। क्रिमिनल लॉ डिफाइन करते हैं क्या? क्राइम। क्रिमिनल लॉ डिफाइन करते हैं क्या? पेनल्टी। क्रिमिनल लॉ डिफाइन करते हैं क्या? प्रोसीजर। अब आप सबको मालूम है कि इंडियन पिनल कोड क्या बताता है? क्राइम बताता है, पेनल्टी बताता है कि प्रोसीजर बताता है? जल्दी बताओ। इंडियन पिनल कोड क्राइम बताता है, क्राइम का नेचर बताता है, क्राइम का पनिशमेंट बताता है, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइन करता है कि प्रोसीजर क्या होगी। है ना? इन दोनों के नाम चेंज हो चुके हैं अब, लेकिन अभी तक अपने को लेकर के नहीं आए, तो जब वो कोर्स में लेकर के आएंगे तब अपन करेंगे, अभी तो अपन यही लिख के आएंगे। ओके, देन कम्स कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? जितने भी डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो अपने आप में लॉ हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जितने भी डिसीजन हैं, दोज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। और जितने भी हाई कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं दे ऑल आर बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स अंडर दैट पर्टिकुलर स्टेट। हाई कोर्ट का जजमेंट एक स्टेट का जजमेंट एक स्टेट में ही होता है, दैट वी हैव सीन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ता है किसको? हाई कोर्ट को। क्यों? क्योंकि हम उसे कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस, यानी अबाइड बाय व्हाट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उससे अबाइड रहना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेयर डिसाइसिस। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो चीजें बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो दो चीजें बोलता है वो क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि देर आर सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस विच शुड ट्रेवल बियॉन्ड लॉ। यानी लॉ में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका लिटरल इंटरप्रिटेशन ना निकाल कर लॉ के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका ऐसा मीनिंग निकाला जाए जिससे लॉ का ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, चाहे वर्ड्स इधर उधर हों लॉ के। तो योर डिसीजन शुड गो बियॉन्ड लॉ, जस्टिस शुड प्रिवेल। इसके लिए उन्होंने बोला दैट ये लॉ जब भी आप करो तो आप जरा जो है सारे वर्ड्स के बियॉन्ड जा करके लॉ को पढ़ो। दूसरी बात उन्होंने वहां पर दी, एंड दैट वाज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच हैज बीन मेड देयर, कि आप जब लॉ बना रहे हो, जब भी आपने लॉ बनाया है, अब जब लॉ की प्रोसीजर हो रही है, जब जजमेंट हो रहा है, तो जजमेंट करते समय बोला गया है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ का मतलब होता है दैट नो अ जज, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। क्योंकि अगर आप रिलेटेड पार्टी को जज बना देंगे, जज हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, जो न्याय देने वाला बंदा है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। सो उसे अगर इम्पार्शियल होना है तो बहुत क्लियर है दैट ही शुड बी ऑलवेज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होने के लिए उसे जज को उस केस से हट जाना चाहिए जहां पर उनका थोड़ा सा भी क्या हो, इंटरेस्ट हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है ऑडी अल्ट्रेम पार्टन। ऑडी अल्ट्रेम पार्टन का मतलब होता है
हर पार्टी को सुना जाए, किसी एक पार्टी को सुनकर काम न किया जाए। तो तीन चीजें अपने यहाँ पर आ गई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तीन चीजें अपन ने याद की। पहली चीज हमने याद की दैट नो वन कैन बिकम जज इन हिज ऑन केस। आप अपने केस के जज नहीं हो सकते। जस्ट दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? दूसरा अपन ने पढ़ा एक मिनट, पहला तो अपन ने पढ़ा कि लॉस टू ट्रेवल बियॉन्ड वर्ड्स, सॉरी, while giving judgment, law may be interpreted beyond words। आप वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर भी लॉ इंटरप्रेट कर सकते हो। और तीसरा क्या बोला? हियर ऑल द पार्टीज, सारी पार्टीज को हियर करो, है ना। तो पहली बात जो उसने कही वो क्या कही? जस्ट नेचुरल, मतलब लॉ का नेचुरल मीनिंग निकालो। देन नेमो जुडेक्स इन कॉसस हुआ, एंड देन ऑडी अल्ट्रियम पार्टम। तीन बातें उन्होंने बोली। तो ये थे टाइप्स ऑफ लॉ। कौन कौन से? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो यहाँ दिए हैं ये तो आपको सिर्फ किस लिए दिए हैं कि भाई एग्जाम हॉल में जाने के पहले अपने को आ जाए। लेकिन आपको मालूम है अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से हमने लिखा हुआ है, एंड यू माइट अंडरस्टैंड दैट इसके आने की प्रोबेबिलिटी 8/10 है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 8/10 है दोस्त। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 8/10 है। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद हमसे बात हुई थी मिनिस्ट्रीज की। पहली मिनिस्ट्री हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? सर ये एक यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हेड करते हैं। मेन स्कोप इसका क्या है कि ये भारत की ट्रेजरी की तरह काम करता है। आरबीआई इसके अंडर में आता है। ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, ये रेगुलेट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, ये रेगुलेट करता है यूनियन बजट को, मतलब ये यूनियन बजट पेश करता है। और फाइनेंशियल स्टेट्यूट लाने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही है। यानी इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत क्लियर है कि इट इज अंडर यूनियन गवर्नमेंट, इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। मेन स्कोप में क्या आता है? इट एक्ट्स एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट कंट्रोल्स आरबीआई, इट रेगुलेट्स इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इट रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, यूनियन बजट, एंड प्रिपेयर्स यूनियन बजट एंड फाइनेंशियल स्टेट्यूट लाने का काम भी इसी का है। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आने के चांसेस, सर इन सब के आने के चांसेस 5/10 है। इनमें से कोई भी एक मिनिस्ट्री आपको वहां पर आ सकती है। एनी मिनिस्ट्री कुड कम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कौन है? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो
मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ डिपार्टमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इन डिपार्टमेंट्स को आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट है तो भाई कौन सा होगा? तो पहला होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा होगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, चौथा होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, पांचवा होगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, छठा होगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ठीक है, वो डिपार्टमेंट से इतना याद रखने की जरूरत नहीं। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये भी यूनियन मिनिस्टर की है। इट इज ऑल्सो हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाईएस्ट पोस्ट जो यहाँ होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या पोस्ट होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट। ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स थ्री इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तीन इंपॉर्टेंट एक्ट को ये मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। पहला होता है कंपनीज एक्ट, दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तीसरा होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। पहला होता है कंपनीज एक्ट, दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट एंड तीसरा होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर्स आते हैं वो सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी से, और यूपीएससी में भी इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज की एग्जाम होती है वहां से। ये यूजुअली रेगुलेट करता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया। इतनी बातें हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पढ़ी थी। यूनियन गवर्नमेंट का है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को डील करते हैं, हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की होती है, तीन एक्ट को ये गवर्न करता है। इसके ऑफिसर यूपीएससी से चुन के आते हैं, इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज से, और ये यूजुअली रेगुलेट करता है बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया को। पढ़ चुके। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेडेड, ये भी यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये हेड होती है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। इसका स्कोप है ये मेंटेन करेगी इंटरनल सिक्योरिटी, ये डिसाइड करेगी डोमेस्टिक पॉलिसीज। ये इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी है, डिपार्टमेंट बहुत सारे, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज भी है। तो देखा जाए तो डिपार्टमेंट से ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। अब इसके अंदर मान लो उन्होंने पूछा लिया कि डिपार्टमेंट्स कौन से, तो यार देखो, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ होम, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो मैं मेजरली तो दो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन एक इंटरनल सिक्योरिटी का है वो भी ले लो। तो देखो अब डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए। बॉर्डर मैनेजमेंट एक, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो, इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हो गया तीन, फिर उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट ऑफ होम जो खुद ही है, फिर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि आप कौन सी हिंदी का जो राजभाषा विभाग है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। वैसे इनके कुल पांच डिपार्टमेंट हैं, बट डिपार्टमेंट्स आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के आने के चांसेस तो आप मान के चलो कि दे विल बी ऑलवेज 8 on 10, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आने के चांसेस 4 on 10। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। इसके तीन डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो डील करता है, मैनेजिंग करता है लीगल अफेयर्स को। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। कौन कौन से तीन डिपार्टमेंट हैं? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स किस में डील करता है? इट डील्स विद मैनेजिंग द लीगल अफेयर्स। डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट किस में डील करता है? इट डील्स विद द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज। एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस में डील करता है? इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी
लीगल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो एडवाइज करता है वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करता है लेजिस्लेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट एडवाइज करता है वेरियस मिनिस्ट्री को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनको कैसे उनके खिलाफ लगे हुए केसेस में क्या करना चाहिए। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट तो कानून बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। इसके बाद जो तीसरा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो इंडिया में जस्टिस को एडमिनिस्टर करता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाना, हाई कोर्ट की बेंच बनाना, स्टेट्स में हाई कोर्ट खोलना, दीज ऑल वर्क आर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के आने के भी चांसेस जो है वो 2 on 10 ही है, कोई खास चांसेस नहीं है। लेकिन इसके आने के चांसेस तो 8 on 10 है। दैट इज कॉल्ड सेबी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को भी और कमोडिटी मार्केट को भी। और स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट को चलाने वाले होते हैं ब्रोकर। उन ब्रोकर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, उनके ब्रोकर्स। फिर ये ब्रोकर कहाँ डील करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में कौन होती हैं? लिस्टेड एंटिटीज। और वो लिस्टेड एंटिटीज का क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज होती है, मतलब शेयर वेयर इधर उधर बेचा बेची करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो भाई, सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सेबी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करती है, कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, लिस्टेड एंटिटीज को रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को रेगुलेट करती है और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करती है। तो इट रेगुलेट्स ऑल, ये सभी को रेगुलेट करती है। आने के चांसेस 8 on 10। याद रखने का तरीका वेरी सिंपल। स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट चलाते कौन है? इंटरमीडियरीज। उनमें कौन होती हैं? वो चलते कहाँ हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस में कौन लिस्ट होती है आके? लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी लिस्ट होके क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी करती है। एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी होने से क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होते हैं। सिंपल। देन कम्स आरबीआई। आने के चांसेस 9 on 10 भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ये भारत में करेंसी की सप्लाई को गवर्न करता है। ये मैनेज करता है कंट्री के पेमेंट सिस्टम को। ये करेंसी प्रिंट करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया इसने। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉरपोरेशन को भी रेगुलेट करता है। एक मिनट, आप हो कौन? आरबीआई। आप क्या हो? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को तो डेफिनेटली इकोनॉमी से रिलेटेड हो, हाँ। तो आप तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, यस। आप क्या देखते हो? सर, हम भारत में करेंसी का रेगुलेशन देखते हैं। करेंसी होगी तो कंट्री वाइड पेमेंट होंगे, तो पेमेंट सिस्टम भी देखेंगे। करेंसी होगी तो प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो करेंसी को प्रिंट भी करेंगे नोट प्रेस के थ्रू। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब हमारे यहाँ जो क्लियरिंग हाउस होते हैं ना, एक बैंक से दूसरी बैंक का, अपन एक बैंक में चेक देते हैं, फिर दूसरी बैंक का एक एक्सिस बैंक के अंदर अगर एसबीआई का चेक दिया, तो एक्सिस बैंक के अंदर एसबीआई से पैसा लाना, उसके लिए हमको लगता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो वहां पर बात हो रही है। एंड देन जब बैंकों में हम डिपॉजिट रखते हैं तो हम डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने
काम है। 9 on 10, 20। जैसे इसको तो आपने इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ रखा है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं। इसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 10 on 10। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इंडिया के लिए। ये ये तीन लोगों को रेगुलेट करती है। एक, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को रेगुलेट करती है। दो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है। तीन, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को डील करती है। इंसॉल्वेंसी के लिए जो वकील होते हैं या इंसॉल्वेंसी के लिए जो अथोराइज पर्सन होते हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं आईपी। आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एक कोर्स होता है, उस कोर्स को पास करना होता है, फिर उसके बाद एग्जाम होती है। एग्जाम होने के बाद जब पास हो जाते हो तो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एक सर्टिफिकेट देती है, एक लाइसेंस देती है कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह काम कर सको। जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनकर आप काम करते हो तो जिस पर्टिकुलर एंटिटी की इंसॉल्वेंसी हो रही है उसके बारे में क्रेडिट वर्दीनेस, उसके पेमेंट, उसके डिफॉल्ट्स, उन सब की जानकारी जिनके पास होती है उन्हें कहते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इन तीनों को गवर्न करने की जिम्मेदारी आईबीबीआई की है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर है, इसलिए इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करता है। इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग करवाते कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बनाता कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या यूज करता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इन तीनों को गवर्न करने का काम किसका है? दैट दैट इज ऑफ आईबीबीआई। आईबीबीआई इंडिविजुअल, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, चारों की इंसॉल्वेंसी को गवर्न करता है। आईबीबीआई सिंप्लीफाई करता है कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग कैसे चलाई जाए और किन कोर्ट्स में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चलती हैं एनसीएलटी और डीआरटी में। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डीआरटी का मतलब होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डीआरटी का मतलब होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या यहां तक समझ में आ गया? एवरीवन, रिवाइज हो रहा है? आगे बढ़े। अपनी कॉपी साथ में जरूर रखना। ये चार्ट तो क्या है, सब बाजारू चीजें। ओरिजिनल चीज तो अपनी कॉपी। ये तो सब बाजारी आइटम है। क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी चार्ट है। ये फालतू की बात। और मैंने तो इतना पर्सनलाइज चार्ट बना दिया है कि हर चार्ट में मैं ही बैठा हुआ। नाउ कम्स इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सर, हमारे पास तीन कोर्ट्स हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। सो वी हैव थ्री कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट कौन है? अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया है, भारत में न्याय की सर्वोच्च संस्था है। प्रिंसिपल बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। उसमें 7 मेंबर रखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त 34 मेंबर उसके अंदर हैं। कोई भी बंदा जाकर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले सकता है उन विषयों के लिए जो विषय वहां निर्धारित है। ओनली फॉर दोज विच आर, मतलब ऐसा नहीं कि हर मामले को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाने के अपने मामले हैं।
है ना, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के अपने मामले हैं। तो हाई कोर्ट कौन होता है सर? ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, हर स्टेट में होता है। वैसे संविधान के हिसाब से तो हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन भारत में सिर्फ 25 हाई कोर्ट है और 6 स्टेट जो है वो एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। हाई कोर्ट भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जाने के मामलों की लिस्ट अलग है। दैट इज नोन एज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन वहां के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लागू होता है उस स्टेट के। एक राज्य के हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे राज्य का हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है? सिर्फ क्या कर सकता है भैया? प्रियांश, 15 दिन लॉ लॉ इन का शेड्यूल सेंड कर दिया गया है। लॉ टिप्स पे लिखा हुआ है, पिन किया हुआ है। आप कभी जाके तो देखो हमारे ग्रुप पे, पिंड है वो, पिंड। वहां लिखा हुआ है शेड्यूल कौन सा क्या है। तो बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो हर हाई कोर्ट को मानना पड़ता है स्टेयर डिसाइसिस के कारण। और हर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानता है। एक स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजन को दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट माने ये जरूरी नहीं है। रेफरेंस लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं। सिविल लॉ के जो केसेस होते हैं वो सेशंस जज हैंडल करते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ के केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैंडल होते हैं। तो वहां पर भी दो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट आप देखते हो तो अपने को लिखा है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायालय में क्या होता है? जिला न्यायालय में जो होते हैं वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज डील करते हैं सिविल लॉस को, और सेशन जज डील करते हैं क्रिमिनल लॉस को। आप किसी भी सिविल सूट को लगा सकते हो, बस उसको 2 करोड़ रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर का है तो फिर वो लोकल लिमिट में नहीं आएगा, उसको फिर हाई कोर्ट में जाना। मेट्रो सिटीज के लिए कुछ कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को तभी लगाया जा सकता है जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स तभी जो है कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं मेट्रो में, जब हाई कोर्ट के कंसल्टेशन किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा बंदा होता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर के बराबर के मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वहां पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के रेफरेंस को ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुप्रीम कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जजमेंट दिया गया उसको भी ले सकते हैं। अब आप आइए, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को भी मैं दूंगा कितने मार्क्स? आई कैन गिव 8 on 10। किसको? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम को वी कैन गिव 8 on 10 मार्क्स। अब आप देख सकते हो कि इस पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आए हैं वो कौन से आए हैं? ये तो 2 है, फिर भी ये 7 है। तो 5 के ऊपर वालों को अपन इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। सोर्सेस ऑफ लॉ, इसके बाद टाइप्स ऑफ लॉ, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आप मुझे बताएं, क्या आपको इस चार्ट से रिवीजन समझ में आ रहा है? क्या ये चार्ट और बना दूं मैं आपके लिए? कॉपी तो आपके पास है ही, है ना? कॉपी तो आपके पास है ही। ये चार्ट इसलिए कि मोबाइल पे, अच्छा आपने इसको मोबाइल पे जूम करके देखा, अच्छे से दिख रहा है ना? मतलब अपन जूम करते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है। बस ठीक है, इसको प्रिंट विंट नहीं करके देने वाला हूं मैं, है ना? आपके मोबाइल पर ये रहेगा। आपके एग्जाम हॉल तक मोबाइल लेके जाते हो, फिर स्कूटर की डिक्की में डाल देते हो आप मोबाइल, और क्या करते हो? नेक्स्ट।
आज का अगला टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 6 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, 12 नंबर आज अपन कवर कर रहे हैं। 6 मार्क्स का ये है और 6 मार्क्स का ये है। ना, टेलीग्राम वेलीग्राम पे बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैं इसको मेरे बच्चों के लिए रखना चाहता हूँ। मैं पंचायती लोगों के लिए इसको नहीं दूंगा। और ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं चार्ट, तो ये सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझे फीस दी है। मैं बिना फीस के पढ़ाता ही नहीं। फोकटिया पढ़ाना मुझे नहीं आता। जिन बच्चों ने मुझे फीस दी है मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ। फालतू लोगों के लिए मैं फ्री में कुछ नहीं करता। नाउ स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऐप से बाहर कर दिए जाओगे। ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये क्या है? वेरी सिंपल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 81 सेक्शन हैं, 4 शेड्यूल हैं, जिनमें से पहला शेड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो क्या है? दैट शेड्यूल इज फर्स्ट शेड्यूल। मतलब अगर एक एलएलपी आपने बनाई और उस एलएलपी का आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो शेड्यूल फर्स्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बताता है। क्या याद आया? 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, बाकी शेड्यूल तो कन्वर्जन के हैं। कन्वर्जन अपने कोर्स में ही नहीं है, फालतू बात अपने को करना नहीं। इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन आएगा क्या? 0/10। एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सर, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 8/10 हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक हाइब्रिड ऑफ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है। अभी इस पे स्पेल चेक चलेगा, इसको और मैं ठीक करूंगा। इट हैज लाइबिलिटी इट हैज लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स लिमिटेड, सो सेम एज शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये अपने नाम में एसेट रख सकती है, अपनी लाइबिलिटी इनकर कर सकती है पर्सनल नाम में। लाइक पार्टनरशिप इट कैन मैनेज इट ऑन अफेयर्स। यहाँ ये खत्म हो गया है। लाइक पार्टनरशिप नई चीज है। पार्टनरशिप की तरह ये अपने मैनेज अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकती है पार्टनर्स की इच्छा से। अनलाइक कंपनी जहां परमिशन लेनी पड़ती है बार बार शेयर होल्डर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। इट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक कंपनी एंड मैनेजमेंट लाइक पार्टनरशिप फर्म। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन लाइक पार्टनरशिप फर्म। ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक कंपनी एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिशन लाइक। याद आ गया? अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी समरी है जो आपने लिखा है। कॉपी देखो। कॉपी में एक क्वेश्चन लिखवा है कि इट इज हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड ऑल। ये उसकी समरी है। आइए, एलएलपी कौन है? एक ऐसी पार्टनरशिप जो फॉर्म और रजिस्टर्ड है अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसे हम कहते हैं एलएलपी। पार्टनर कौन है? यहाँ हर कोई पार्टनर नहीं होता। जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है वही पार्टनर होता है। अच्छी बात है। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? हमने 6 लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट बोला था। किन किन को बॉडी कॉर्पोरेट बोला था? कंपनी को। अच्छा। एलएलपी को। अच्छा। फॉरेन एलएलपी को। अच्छा।
फॉरेन कंपनी को, इन चारों को हमने क्या बोला था? पार्ट बॉडी कॉर्पोरेट। और किस किस को नहीं बोला था बॉडी कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो ये बात हमने बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ी थी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। याद आ गया? बॉडी कॉर्पोरेट अपन ने चार स्ट्रक्चर पढ़े थे: कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन। और किस किस को हटा दिया था? कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होंगे, इनको हटा दो, हटा दिया। नेक्स्ट, स्मॉल एलएलपी। LLP will be termed as a small LLP if it complies with all the following condition। LLP को small LLP बोला जाएगा अगर वो नीचे लिखी हुई सारी conditions fulfill करे। पहली condition, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक हो सकता है। हाँ भैया, बॉडी कॉर्पोरेट का 21D, क्योंकि इसमें डी आया है ना, याद आ गया। और ये था 21टा। 21टा। क्लास ज्वाइन कहाँ करें? इनको बताओ भैया, क्लास कहाँ ज्वाइन करना है? क्या लोग हैं यार, क्लास कहाँ ज्वाइन करें भैया? जब लिखा हुआ है यहाँ पर तो वहीं ज्वाइन करें, और कहाँ करें ना। 21टा हो गया। चलिए अब आते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कौन है? स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी कौन है? एलएलपी विल बी टर्म्ड एज स्मॉल एलएलपी इफ इट कंप्लाइज विथ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं होगा 25 लाख से। ठीक है। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। टर्नओवर कब का चाहिए बाबू? प्रीवियस ईयर का। कहाँ शो हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में। इज लेस देन और इक्वल टू 40 लाख। किसका कम होना चाहिए? 40 लाख या उससे कम। और कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम। और कोई और कंडीशन अगर प्रिस्क्राइब करना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहे तो कहां तक ले जा सकती है बढ़ा के? और इसको बढ़ाना चाहे तो कहां तक ले जा सकती है बढ़ा के? जल्दी बताओ। 25 लाख को कहां तक ले जा सकती है? 25 लाख को कहां तक ले जा सकती है? 5 करोड़ तक। और 40 लाख को कहां तक ले जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 50 करोड़ तक। इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। आगे बढ़े। चलिए, हु कैन बी अ पार्टनर? पार्टनर कौन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है, लेकिन नीचे लिखी हुई 3 डिस्क्वालिफिकेशन। अगर बंदा अनसाउंड माइंड का है तो हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। और पर्सन ने अगर एप्लीकेशन दी है कि मुझे इंसॉल्वेंसी घोषित कर दो, तो भी हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। कैन बी पार्टनर किसने कहा? सेक्शन 5 ने। कोई डाउट नहीं। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन सकता है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेके आनी पड़ेगी? वो कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जाने के बाद जब कोर्ट कह देता है कि मिस फॉर्चून के कारण इसकी इंसॉल्वेंसी थी, तो आप आ जाओगे। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर अनलिमिटेड।
अगर एलएलपी 2 से कम लोगों के साथ चलती रही मोर देन 6 मंथ्स, तो जो एक अकेले ने 6 महीने तक मजे किए हैं, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ दैट पीरियड। एलएलपी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वो बंदा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है कि एक बंदे का कंट्रीब्यूशन 25 लाख या सारे बंदों का कंट्रीब्यूशन मिला के 25 लाख। चलिए जवाब दीजिए। सारे बंदों का मिला के 25 लाख या एक का 25 लाख? भाई सबका मिला के। चल आजा आगे ना। इसके बाद आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो डेजिग्नेटेड पार्टनर की सेक्शन कौन सी है बेटा, जल्दी बताओ। 7। ग्रेट। सेक्शन 7 क्या बोलती है? मिनिमम 2 इंडिविजुअल पर्सन होंगे जिनमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन वो इंडिया में रहा हो। मैं इंडियन सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाता है। इंडियन सिटीजन अपने को वहां चाहिए होता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में भी कहाँ चाहिए होता है बेटा? इंडियन सिटीजन कंपनीज एक्ट में कहाँ चाहिए होता है? ओपीसी में, है ना? यहाँ नहीं। यहाँ रेसिडेंट इन इंडिया चाहिए, यहाँ इंडियन सिटीजन होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में बेवकूफी हो जाती है कई बार कि हम इंडियन सिटीजन याद कर लेते हैं। बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही रखना पड़ेगा ना, नहीं तो 120 दिन कहाँ से गिनोगे? अरे तू आज अगर कोई एलएलपी बनाना चाहता है तो मिनिमम 2 इंडिविजुअल पर्सन रखना पड़ेंगे जिसमें से कोई एक 120 दिन रहा हो। अब आज अगर मैं गिनने जाऊं तो अगर मान दो इस फाइनेंशियल ईयर को 120 दिन नहीं हुए तो क्या करूंगा? इसलिए हमेशा यही मानना है कि 120 दिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। ठीक है। इफ ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट शुड नॉमिनेट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स। अगर मान लो सारे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, ये सारे मिलके क्या बना दिए इन्होंने? एलएलपी। तो इन सब में से किन्हीं दो को अपना एक एक इंडिविजुअल नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ये हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है। बेटा एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ये पहले था कोर्स में, अब नहीं है। पहले सेक्शन 35 हुआ करती थी, अभी कोर्स में नहीं है, इसलिए दिमाग मत लगाओ। टेस्ट में गलती से आ गया होगा। अगर हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका नाम अप्रूव करवाना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन 15 आके बोलती है हर एलएलपी को अपने नाम के आगे दिखाना पड़ेगा हमेशा क्या? एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक सफिक्स लगाना पड़ेगा एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। सेक्शन 16 बोलती है अगर नई एलएलपी रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड है या जब एग्जिस्टिंग एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है, इसे अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फीस में। फॉर्म भरकर जब आप दोगे तो रजिस्ट्रार उसको स्क्रूटनाइज करेगा आपकी एप्लीकेशन को और इंश्योर करेगा कि आपका नाम अनडिजायरेबल तो नहीं है या रिजेंबल तो नहीं कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम से, और फिर वो आपको अप्रूव कर देगा। 3 महीने के अंदर अंदर आप इस नाम से अपनी एलएलपी खोल लेना। 3 महीने बाद ये नाम लैप्स हो जाएगा, फिर आपको नया नाम वापस अप्रूव करवाना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपका नाम चेंज करवाती है। तो ये है सेक्शन 17 कि कब गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भैया अपना नाम चेंज करो। या तो कोई कंप्लेंट आती है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट का ही कोई ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि नेम ऑफ एलएलपी जो है वो रिजेंबल कर रहा है किसी ट्रेड नेम या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्ट्रक्शन देती है एलएलपी को कि अपना नाम चेंज करो। हमारे इंस्ट्रक्शन मिलने से 3 महीने के अंदर अंदर
और चेंज जैसे ही कर लो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताओ। लेकिन अगर एलएलपी ने 3 महीने तक नाम चेंज नहीं किया ना, आरओसी विल चेंज द नेम। आरओसी नाम चेंज कर देगी। आरओसी विल चेंज द नेम। याद आया कि नहीं आया भैया? अरे अपन ने सब पढ़ा है, अपनी कॉपी में सब लिखा है। ये कॉपी को एक पन्ने में घुसेड़ दिया है मैंने, ये समझ लो आप। आपकी पूरी कॉपी को एक ही चार्ट में घुसेड़ दिया मैंने। इज दैट क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं। एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी? पहले दो लोग लेके आओ। अरे कौन सा 3 मंथ्स के 3 इयर्स? अरे भैया इसको समझाओ यार। ये कहाँ कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, इसने क्लास की कॉपी में कुछ गलत लिख लिया। इसने क्लास की कॉपी में कुछ गलत लिख लिया है। इसको गाइड किया जाए, कहाँ 3 महीने हैं, कहाँ 3 साल है। बेटा, जब तुम एलएलपी का नाम लेने जाओगे तो वो नाम तुम्हारे लिए 3 महीने के लिए रहेगा। ठीक है? हाँ, और नाम पर ऑब्जेक्शन अगर कोई लगाना चाहता है तो 3 साल के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन लेगा। ऑब्जेक्शन के लिए तीन तीन साल है बेटा। 3 मंथ्स ही तो है, 3 इयर्स का बोला मैंने? सभी दूर बोला है 3 मंथ्स। 3 ईयर तो किसके लिए था? नेम कैन बी ऑब्जेक्टेड विद इन 3 इयर्स। आ गया समझ में? हेलो। सॉरी, एक लाइन छूट गई थी। छूट क्या गई वो, ये इसके अंदर दब गई होगी, मैं इसको निकाल दूंगा। नाउ, इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो 2 पर्सन मिनिमम होंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए। उनके पास डीपिन होना चाहिए। डीपिन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। एलएलपी एक्ट के प्रिस्क्रिप्शन में अटैच करो एक स्टेटमेंट जो साइन किया हो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ने और साथ में किसी सीए, सीएस, सीडब्ल्यू एडवोकेट ने, जिसको आपने एलएलपी बनाने के लिए एंगेज किया है, कि एलएलपी एक्ट पूरी तरह से फॉलो किया गया है जब हम इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। नेम ऑफ एलएलपी देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस जो सेक्शन 13 में आपने एड्रेस में दिया हुआ है वो रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा। पार्टनर की डिटेल देनी पड़ेगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल देनी पड़ेगी। नेचर ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, अगर सब कुछ सही रहा। लेकिन अगर उसे रिजेक्ट करना हुआ तो वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर रिजेक्शन भी कर सकता है। तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के अंदर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 आते हैं। तो 11 के अंदर तो एप्लीकेशन दी जाती है और 12 के अंदर आपको क्या इशू कर दिया जाता है? सर्टिफिकेट। एक सेक्शन 13 इस चार्ट में आने से रह गई, जिसके अंदर था रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा। हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां उसका कम्युनिकेशन होगा। एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर अगर कुछ भी कम्युनिकेट हुआ है तो वो कम्युनिकेशन एलएलपी को ही कम्युनिकेशन माना जाएगा। एलएलपी चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के बाद एलएलपी को आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर एलएलपी इसके प्रोविजन को फेल करती है तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 50,000 तक की। किस पर? एलएलपी पर और हर पार्टनर पर। ये एक छोटी सी सेक्शन है जो मैं इस चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। आज इस चार्ट को और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके आपको दे दूंगा ना। अभी चूंकि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा भी मित्तल सर का भी लेक्चर है और उसके बाद हमारा
जो है मॉक टेस्ट भी है। तो अभी 2 3 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप ये मान के चलिए कि मैंने इसकी राइटिंग प्रैक्टिस अभी आपको नहीं करवाई। मेरा आधा घंटा अभी ड्यू है ना? आधा घंटा मेरा अभी ड्यू है। वो किसी दिन मैं आधा घंटा लूंगा। तो आपका 9 बजे से मित्तल सर की क्लास है। जिन लोगों की है उनकी ये शेड्यूल है। ओके। मेरा आधा घंटा आज का ड्यू है। किसी भी दिन आधा घंटा ज्यादा लेके मैं इसके क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। ठीक है। तो रिवीजन हो गया। एक बार क्या चाहते हो आप रिवीजन में? और बस वो आधा घंटा अपन रोक लेंगे। बिरदे। ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर रहा हूँ। सिर्फ 4 दिन की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। क्या डाउट है भैया? बोलो बोलो, क्या डाउट है? हाँ बेटा, रिपीटर्स की क्लास भी ले लेंगे। मॉड्यूल में दी है क्या मैक्सिमम लिमिट फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर? नहीं दी। अब सुनो, एक चीज जो यहाँ नहीं हुई। बताओ एलएलपी में अपन ने क्या नहीं किया? डिफरेंस बिटवीन एलएलपी, पार्टनरशिप एंड कंपनी। और वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से आता है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 8 on 10 था। उसके बाद 10 on 10 स्मॉल एलएलपी, 8 on 10 आपका, अच्छा एलएलपी 1 on 10, पार्टनर 1 on 10, 8 on 10, 10 on 10। हु कैन बी पार्टनर? 8 on 10। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 6 on 10। डेजिग्नेटेड पार्टनर 10 on 10। नेम ऑफ एलएलपी 10 on 10। नेम चेंज ऑब्जेक्शन 10 on 10। इनकॉर्पोरेशन 10 on 10। खत्म। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब मुझे आज आपको क्या करना है रिवीजन में, होमवर्क में? आपको टेबल बनानी, टेबल याद करनी है। कौन सी? डिफरेंस। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बाकी की बातें अपन करेंगे कल। कल भी अपन 6:45 पे मिलेंगे, चाहे टाइम आपके शेड्यूल में कुछ भी आ जाए। ओके। चलिए। ये चार्ट अच्छे लग रहे हैं आपको? बस ठीक है, मैं रोज एक बनाऊंगा। प्रमोशन के लिए बेस्ट है, प्रमोशन तो करना ही नहीं। रिवीजन के लिए जम रहे हो तो ठीक है। प्रमोशन तो करते ही नहीं ना।